दोस्तों, आज हमारी राजनीति में रेवड़ी कल्चर की बात बहुत की जाती है। एक पक्ष से जनता के भले के लिए दी जाने वाली सब्सिडी मानता है, तो दूसरे पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ये बस वोट लेने की एक स्कीम है। इसी डिबेट के बीच तमिलनाडु ने दिखाया है कि रेवड़ी कल्चर या फ्रीबी कल्चर हमेशा बुरा नहीं होता, और इसी तरह तमिलनाडु आज देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य बन चुका है। तो क्या ये मान लिया जाए कि फ्रीबी जनता के लिए अच्छी है? जवाब इतना सीधा नहीं है दोस्तों, और इसीलिए हमें तमिलनाडु के मॉडल को और ध्यान से समझना होगा। कैसे की तमिलनाडु ने इतनी ग्रोथ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तमिलनाडु के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ आंकड़े देखने बहुत जरूरी है, जो बात को साफ कर देंगे। तमिलनाडु आज भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, और यहाँ की 15% फैक्ट्रीज सिर्फ इस एक राज्य में ही है। अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें तो सिर्फ 29% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जबकि तमिलनाडु में नंबर 49% है। 2012 से 2018 के बीच जहां देश की पर कैपिटा जीडीपी में 38% की ग्रोथ देखी गई थी, वहीं तमिलनाडु में ग्रोथ 90.2% थी। इस सब में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु की महिलाओं का है, जहां पूरे भारत में औरतों का लेबर पार्टिसिपेशन सिर्फ 19% है, वहीं तमिलनाडु में 38.3% है। यह आंकड़ा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो देश अपनी महिलाओं को वर्क फोर्स में शामिल नहीं कर सकता, वो इस पहलवान की तरह हो जाता है जो सिर्फ अपने एक ही हाथ को ट्रेन करता है। अगर हम इसी समय चीन का एग्जाम्पल लें, तो चीन की जीडीपी में वहां की महिलाओं का कंट्रीब्यूशन 41% का है, जबकि भारत में सिर्फ 18% का है। अपनी जीडीपी को ग्रो करने के लिए भारत के लिए सबसे जरूरी दो चीजें हैं। पहला है कि वो औरतों को अपनी वर्कफोर्स के साथ जोड़े, और दूसरा है कि वो एजुकेशन पर ध्यान दे, ताकि ज्यादा हाई स्किल लेबर प्रोड्यूस किया जा सके। एजुकेशन पर एक स्टेट जितना ज्यादा खर्च करता है, उसे उतना ही ज्यादा टैक्स पेयर्स मिलते हैं, जो कि उन्हें ज्यादा ग्रोथ भी देते हैं। अब देखते हैं कि तमिलनाडु ने कैसे किया। तमिलनाडु में अगर हम फ्रीबीज के कल्चर को हिस्टोरिकली देखना हो, तो हमें के कामराज के जमाने में जाना पड़ेगा, जब वो वहां के सीएम बने थे। 1967 में उन्होंने मिड डे मील स्कीम लॉन्च की थी। मिड डे मील स्कीम का विजन यही था कि जो माँ बाप अपने बच्चों को काम करने के लिए किसी जगह भेज देते हैं, या फिर जो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनका ध्यान कोई नहीं रख सकता, इसलिए मजदूर औरतें उन्हें अपने साथ फील्ड पर ले जाती हैं, उनके ऊपर से एक बोझ हट जाएगा। अब ये बच्चे स्कूल में आ सकते हैं, जहाँ पर ये सेफ भी रहेंगे और इन्हें हमेशा खाना भी मिलता रहेगा, जिससे इन्हें कम से कम अपने सर्वाइवल के लिए तो काम नहीं करना पड़ेगा। जब तक ये बच्चे स्कूल में रहेंगे, तो इनके पास हमेशा ही पढ़ाई करके बेहतर ह्यूमन कैपिटल बनने का मौका रहेगा ही, और स्कूल इकोसिस्टम के साथ जुड़ने का ये फायदा भी रहता है कि मेरिट के आधार पर भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स स्कूल की तरफ से मिलती रहती है। यानी अगर कोई बच्चा वाकई पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, तो फिर भी वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा कभी स्कूल के इकोसिस्टम के साथ जुड़ता ही नहीं है, तो सरकार के पास उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने का कोई मौका ही नहीं था। इस एक स्कीम ने कई परिवारों की जिंदगियां बदली हैं, और ये स्कीम इतनी असरदार रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इसे अब भारत के सभी स्टेट्स में मैंडेटरी कर दिया गया है। तमिलनाडु में एक फ्रीबी स्कीम बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है, और वो है 2006 में, जब करुणानिधि के वक्त जब 25 लाख परिवारों को टीवी बांटे गए थे। इस स्कीम में 750 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अब एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन को लेकर स्कीम्स बांटने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीवी बांटना तो बेफिजूल की बात है। इसी पर 2009 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक रिसर्च पब्लिश की थी, जो कि एक अलग राय रखती है। आपको उस वक्त के समाज को भी समझना होगा, जब इंटरनेट या स्मार्टफोन का एक्सेस लोगों के पास नहीं था। रॉबर्ट जेनसन और एमिली ऑस्टर द्वारा की गई रिसर्च में आर्ग्यू किया गया कि इस टीवी ने गांव में रह रहे लोगों और स्पेशली महिलाओं को काफी सशक्त किया। रूरल एरिया में रह रही ज्यादातर महिलाओं के लिए उनके आसपास का गांव और घर ही उनका संसार बनकर रह जाता है, और उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं होता। यह आपने शायद अपने घरों में भी देखा होगा, जहां शायद आपके दादा को फिर भी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन आपकी दादी शायद टीवी पर अपनी मर्जी का चैनल भी खुद से ना लगा पाती हो। महिलाओं को हमेशा ही टेक्नोलॉजी से दूर रखा जाता था। उनके पास घर से बाहर ना निकलने की वजह से दुनिया भर का एक्सपोजर नहीं होता था उन्हें। जब गांव में टीवी आने लगे, तो चाहे घटिया और बोरिंग फिल्मों और टीवी सीरियल्स के सारे ही सही, लेकिन उन्हें दुनिया के बारे में पता चलना शुरू हुआ कि बाकी जगहों पर क्या चल रहा है। टीवी से एस्पिरेशन वैल्यू आती है, लोग सपने देख पाते हैं। इलॉन मस्क ने भी
स्पेसएक्स बनाने का तब सोचा था जब उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को टीवी पर देखा था। यही एस्पिरेशनल वैल्यू टीवी पैदा करता है और साथ ही आपको दुनिया के बारे में इन्फॉर्म करता रहता है। आज टीवी की जगह स्मार्टफोन ने ले ली है, इसलिए आप देखेंगे कि कई पार्टीज अब स्मार्टफोन्स देने का वादा करती है। इसी तरह इंटरनेट भी एक बड़ा बदलाव हमारी सोसाइटी में लेकर आया। हालांकि जियो एक सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब से डेटा सस्ता हुआ है तब से ज्यादा लोग खुद को एजुकेट कर पा रहे हैं और दुनिया से जुड़ पा रहे हैं। सोचिए अगर 2020 में सस्ता डेटा ना होता तो लोग लॉकडाउन किस तरह गुजारते और कितनी इनइक्वालिटीज बीच में फैल जाती। खैर, तमिलनाडु पर वापस आए तो महिलाओं को वर्कफोर्स के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने महिलाओं का ट्रैवल भी सरकारी बसेस में फ्री कर दिया। इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत सिंपल है। हमारी सोसाइटी में आज भी जब परिवार में कोई नई बाइक या फिर कोई नई कार ली जाती है तो जनरली वो एक लड़के के लिए खरीदी जाती है। इसके बाद अगर घर में किसी महिला को कोई काम हो तो उसे या तो उस आदमी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। अब सोचिए अगर इसी महिला को वर्क फोर्स के साथ जुड़ना हो और किसी जगह पर नौकरी करनी हो तो उसके लिए ट्रैवल एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अगर आप उसे फ्री बस सर्विस की सुविधा दे देंगे तो उसके लिए ना सिर्फ ट्रैवल आसान हो जाएगा बल्कि वो कुछ पैसे भी सेव कर सकती है। अगर कोई औरत पूरे महीने में सिर्फ 1000 रुपए भी अगर इससे सेव कर सकती है तो अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में वो शिफ्ट कर सकती है जहाँ की फीस बस 1000 रुपए ज्यादा दी थी, या फिर इसी एक्स्ट्रा 1000 रुपए से वो अपने बच्चों की स्कूल की बाकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर सकती है। इस तरह की छोटी छोटी सेविंग से क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफी ज्यादा फर्क आता है और ये भी लोगों को बेहतर जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर करती है। आज लेबर फोर्स में औरतों का पार्टिसिपेशन और बेहतर एजुकेशन के कारण तमिलनाडु देश का तीसरा सबसे बड़ा गुड्स एक्सपोर्टर है जो भारत को $30 बिलियन कमा कर देता है। अगर तमिलनाडु की जीडीपी की बात करें तो वो $310 बिलियन के करीब है, जो कि पाकिस्तान जैसे देशों की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब्सिडी से हमेशा फायदा ही होगा। फ्रीबीज देने का एक खराब एग्जाम्पल हमें पंजाब में देखने को मिलता है, जहां पर फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी गई थी। प्लान ये था कि इससे फार्मर्स के ऊपर थोड़ा बोझ कम होगा और फिर वो इस सेविंग से बेहतर फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स और फिर नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ और ही हुआ। फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कई किसान बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो गए और अपने ट्यूबवेल्स को तब भी ऑन छोड़ने लगे जब उनकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो जमीन से और भी ज्यादा पानी निकालने लगे और अपनी राइस क्रॉप्स को पानी देने लगे। आपको पता ही होगा कि राइस क्रॉप्स को पानी की बहुत जरूरत होती है। इस वजह से पंजाब का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही कम हो गया और कुछ सालों में ये खत्म भी हो सकता है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो फार्मर्स के लिए राइस उगाना मुश्किल होता और वो उस तरह की फसलें उगाते जो इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली सेफ हों। इसके साथ साथ जो पैसा उनके पास एक्स्ट्रा इससे बच रहा था उसका इस्तेमाल भी उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज में नहीं किया और इसमें उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि किसी ने उन्हें इसके बारे में एजुकेट ही नहीं किया। ये एक एग्जाम्पल है जिससे एक अच्छे आइडिया से भी काफी बुरे रिजल्ट लाए जा सकते हैं। ऐसे ही कई स्कीम्स के एग्जाम्पल आपको भारत में मिल जाएंगे। पंजाब में अगर हम 300 यूनिट से कम फ्री बिजली वाली स्कीम को देखें तो वो काफी खतरनाक है क्योंकि पंजाब इस वक्त काफी सारे कर्ज में है। ऊपर से वहां की सरकार बिजली के रेट्स चाहती तो गिरा भी सकती थी, पर उसे जीरो करने से उन्होंने अपने सिर पर और भी ज्यादा बर्डन ले लिया है। खैर, आपको फ्रीबीज के बारे में क्या लगता है और आपके हिसाब से किन सेक्टर्स में फ्रीबीज या सब्सिडी दी जानी चाहिए और किन सेक्टर्स में नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।